हेलो गाइस, मैं नीरज सर और आप देख रहे हैं छोटा सा प्यारा सा अनोखा सा चैनल एजुकेशन क्लाइंट्स। स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर है वो चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। क्लास 8 है और चैप्टर नंबर 2 है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसको कहते हैं। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो टर्म से मिलकर बना है, एक है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब होता है छोटा, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी ऐसे जीव के बारे में, ऐसे छोटे जीव के बारे में हमको पढ़ना है जिसको हम नेकेड आई से नहीं देखते हैं। स्टूडेंट्स, एन ऑर्गेनिज्म दैट कैन बी सीन ओनली थ्रू द माइक्रोस्कोप, यानी ऐसे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो देख कैसे सकते हैं? तो हम देखेंगे उसको माइक्रोस्कोप की मदद से। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको हम खुले आंखों से ना देख करके माइक्रो ऑर्गेनिस्कोप की मदद से देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, अब जिस ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के माध्यम से देखते हैं उसका स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी की उस ब्रांच को जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। यानी आपसे डिफिनेशन पूछा जाए व्हाट इज माइक्रोबायोलॉजी, योर आंसर इज स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, किसी भी चीज़ का जब आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसका क्लासिफिकेशन करना जरूरी होता है ताकि आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सके। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इन 4 मेजर ग्रुप्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 4 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं, मुख्य रूप से बांटते हैं उसको। ठीक है, वो 4 ग्रुप है: बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम अलगी। स्टूडेंट्स, अब देखिए, वायरसेस भी है, बहुत जगह आपको मिलेगा कि 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो एनसीईआरटी कहता है कि भाई देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म 4 ही होते हैं। वायरसेस है वो एक तरह का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, लेकिन उसका दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग प्रॉपर्टी है। तो वायरसेस आर एल्सो माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे उसका प्रॉपर्टी अलग है। हाउएवर, वायरसेस रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखिए, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है होस्ट के बॉडी में, यानी जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो चला जाएगा तो अपना एक्टिविटी शुरू करेगा और अपने आप को होस्ट के बॉडी में, यानी जिस ऑर्गेनिज्म के बॉडी में वो जाता है वो होस्ट कहलाता है। जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई वायरस आपके बॉडी में इंटर करता है तो आप उसके लिए क्या हो जाइएगा? आप उसके लिए होस्ट हो जाइएगा। स्टूडेंट्स, जब इस तरह का ऑर्गेनिज्म है तो आप जानना चाहेंगे कि भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते कहाँ हैं। Students, microorganisms live in all types of environment like ice cold climate, hot springs, desert, marshlands, and also found inside the animal bodies, including human being. Student, microorganism जो है वो सभी जगहों पे पाया जाता है, चाहे वो डेजर्ट हो या बर्फ से ढका हुआ एरिया हो, यानी किसी भी जगह पे, हर एक तरह के क्लाइमेट में आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक कि एनिमल के बॉडी में मिलता है, ह्यूमन के बॉडी में भी मिलता है। इट मीन्स कि आपके बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलेगा। स्टूडेंट्स, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम 2 कैटेगरी में बांटते हैं ऑन द प्रेजेंस ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, किस ऑर्गेनिज्म में कितना नंबर ऑफ सेल है, इसके आधार पर हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक को कहते हैं सिंगल सेल, एक को कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, यानी जो एक सेल से बना हुआ है यूनिसेलुलर या सिंगल सेल कह लीजिए, और जो एक से ज़्यादा से बना हुआ है उसको मल्टी सेलुलर कह लीजिए। इसलिए सिंगल सेल को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं, एक है बैक्टीरिया, दूसरा है अलगी, तीसरा है प्रोटोजोआ। दूसरी तरफ जो है मल्टी सेलुलर है उसको 2 कैटेगरी में बांटते हैं, एक है अलगी और दूसरा है फंजाई। स्टूडेंट्स, देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आपके लिए दोनों चीज़ें, कहीं कहीं वो आपके लिए बेनिफिट भी है, बेनिफिशियरी है, और कहीं कहीं आपके लिए क्या है, वो हानि बिहार में पहुंचाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो फर्स्ट है कहाँ हम उसका यूज़ करते हैं, तो देखिए, दही बनाने में हम लोग यूज़ करते हैं, और वो दही बनाने में जो बैक्टीरिया यूज़ करते हैं उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। देखिए, मिल्क है, इसमें आप दही को मिला दीजिए, ठीक है, ऐड कर्ड कर दीजिए, लैक्टोबैसिलस प्रेजेंट इन द कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो है वो कर्ड में प्रेजेंट है और वो अपने आप को तेज़ी से रिप्लिकेट करता है, ठीक ना, तेज़ी से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। कुछ ही समय बाद पूरा दूध जो है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है। यानी आपसे यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि भाई दूध से दही बनता है तो उसमें बैक्टीरिया यूज होता है, बैक्टीरिया के कारण दूध से दही बनता है, उस बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो आपके पास है उसका आंसर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, दूसरा जो यूज हम करते हैं मेकिंग ब्रेड। देखिए स्टूडेंट, एक बात आप याद रखिएगा कि ये जो नोट्स आपके लिए जो बनाया जा रहा है आपके
फ़ायदे के लिए बनाया जा रहा है और ये पूरी तरह से एनसीईआरटी बुक पर बेस्ड है, यानी एनसीईआरटी को पूरी तरह से कवर किया गया है। जैसे देखिए मेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड बनाते हैं, वाटर ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, उसमें क्या कर ले, ईस्ट को मिला दीजिए। इस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस जो तेज़ी से क्या करेगा, अपने आप को रैपिडली मल्टीप्लाई करेगा एंड ऐड इनटू व्हीट फ्लावर, फिर उसको आटे में उसको मिला दीजिए, एयर बबल बनेगा और वो पूरा आटा क्या हो जाएगा, फ्लफी हो जाएगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फिर इस प्रोड्यूस CO2 जब रेस्पिरेशन होगा उसमें, और रेस्पिरेशन के उपरांत क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड हल्का ऊपर उठेगा और पूरी तरह से जो डब है वो आटा है वो क्या हो जाएगा, पूरा फूल जाएगा, फ्लफी हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब देखिए एक टर्म है फर्मेंटेशन। देखिए फर्मेंटेशन एक प्रोसेस है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन क्या एक प्रोसेस है जिसमें शुगर कन्वर्ट हो जाता है आपका अल्कोहल में, किसके माध्यम से, इसके माध्यम से, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्मेंटेशन का डिस्कवर किया 1857 में। स्टूडेंट्स तीसरा जो बेनिफिट है, तीसरा हमारे लिए जो उपयोगी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो कमर्शियल यूज करते हैं हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बहुत ज़्यादा मात्रा में हमको प्रोडक्शन करना होता है, हम लोग अल्कोहल का प्रोड्यूस बनाते हैं। अल्कोहल वो क्या करते हैं, आप कंपनी में बनता है और वाइन बनाने में भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ विनेगर एसिटिक एसिड बनाने में भी हम इसको यूज़ करते हैं। इस जो है एक तरह का फंजाई है और इसका यूज हम लोग अल्कोहल प्रोडक्शन और वाइन प्रोडक्शन में भी करते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट जैसा कि आपने देख लिया कि फर्मेंटेशन का डिफिनीशन, फर्मेंटेशन कहते हैं किसको, तो ये होता कैसे है, उसका पूरा फ्लो चार्ट हम आपके सामने लेके आए हैं। फर्मेंटेशन है जैसे वाटर है, वाटर में आप डिजोल्व कर दीजिए 2-3 चम्मच शुगर, फिर उसमें ईस्ट मिला दीजिए, आधा चम्मच ईस्ट मिला दीजिए, उसको कवर कर दीजिए और उस जगह पे गर्म जगह पे 3 से 4 घंटा तक, फिर आप देखिएगा कि ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका अल्कोहल में। ये प्रोसेस से फर्मेंटेशन का काम होता है। ये पूरा फ्लो चार्ट आपके लिए हमने बना दिया है और ये चार्ट से आप समझ सकते हैं किस तरह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। चौथा जो बेनिफिशियरी है इसका, जो हमारे लिए बेनिफिट पहुंचाता है, वो है मेडिकल यूज में, यानी दवा बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। देखिए स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर सोर्स ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसे एक है एंटीबायोटिक्स। देखिए आप बीमार पड़ते हैं या आपको कोई तकलीफ होता है या इंजर्ड होते हैं तो उस समय एंटीबायोटिक का बहुत बड़ा रोल बढ़ जाता है, या आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एंट्री हो गया है तो हम उसको क्या करते हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीबायोटिक के द्वारा हम उसको मारते हैं या उसके ग्रोथ को रोकते हैं। देखिए मेडिसिन किल्स एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। देखिए आपके बॉडी में जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करता है तो या तो उसको मारते हैं या उसके ग्रोथ को रोकते हैं, तो जिस चीज़ से रोकते हैं उसको हम लोग कहते हैं एंटीबायोटिक्स। और कुछ एंटीबायोटिक्स का एग्जांपल हमने आपके लिए लिखा है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ये सब के सब एंटीबायोटिक्स है स्टूडेंट्स। अब कह रहे हैं कि ये जो एंटीबायोटिक्स है जो आपको दिख रहे हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक्स जो है, ये एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक खास तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करा करके हम इसका उत्पादन करते हैं, इसको हम बनाते हैं। और कॉमनली नोन एज एंटीबायोटिक्स विच मेड फ्रॉम द फंजाई एंड बैक्टीरिया। कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उसको हम लोग फंजाई और बैक्टीरिया के माध्यम से बनाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान से में रखिएगा कि जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं, कॉमनली जो एंटीबायोटिक्स बनते हैं वो फंजाई और बैक्टीरिया के माध्यम से बनते हैं स्टूडेंट्स। फिफ्थ नंबर जो है इंक्रीजिंग द सॉइल फर्टिलिटी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सॉइल के फर्टिलिटी की उर्वरकता को भी बढ़ाने में मदद करता है। जैसे कुछ बैक्टीरिया है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से सॉइल में फिक्स करता है और फिक्स होने से नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। इससे मिट्टी में क्या हो जाता है, सॉइल में क्या नाइट्रोजन का फर्टिलिटी बढ़ जाता है ना, नाइट्रोजन बढ़ जाता है जिसके कारण मिट्टी का क्या हो जाता है, फर्टिलिटी बढ़ जाता है। और ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, प्लांट होते हैं, वो क्या करते हैं, उसको यूज कर लेते हैं। डायरेक्ट रूप से प्लांट और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सीधा सीधा यूज नहीं कर सकता है, तो उसको यूज कन्वर्ट करता है यूजेबल फॉर्म में, वो है बैक्टीरिया। ठीक है, सच माइक्रोब्स कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ऐसे माइक्रोब्स को हम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। जिसका एग्जाम्पल है आपको साइनोबैक्टीरिया, जिसको ब्लू ग्रीन अलगी भी आप कह सकते हैं। छठा जो है स्टूडेंट्स वो है आपको क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी मदद करता है। देखिए स्टूडेंट्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिकम्पोज द हार्मफुल एंड स्मेली सबस्टांस एंड देयर बाय क्लीन अप द एनवायरनमेंट। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ प्लांट है जो क्या हो जाते हैं, डेड कर गया,
पड़ा हुआ है जंगल में, सड़क के किनारे, तो वो क्या होता है, धीरे धीरे बैड स्मेल देना शुरू कर देता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, उसको डिकम्पोज करता है, छोटे छोटे पीस में करता है, और फिर उसको मिट्टी में मिला देता है, फिर वहाँ से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। वेस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, देखिए प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो वेस्टेज होता है डिकम्पोज किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, एंड गेट कन्वर्टेड इनटू मैन्योर, और वो मैन्योर में बदल जाता है, और फिर उसका हम यूज़ करते हैं। तो मैन्योर में बदलेगा या डिकम्पोज करेगा, उसको कन्वर्ट करेगा मैन्योर में, कौन करेगा, तो उस पर माइक्रोब्स का एक्शन होता है। उसके बाद क्या होता है, ये मैन्योर में बदल जाता है। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से क्या क्या लाभ है। अब जो है कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमें हानि भी है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसके कारण प्लांट में, एनिमल में और ह्यूमन बींग में जो हानि होता है, जिसके कारण रोग होते हैं, ऐसे डिजीजेज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड पैथोजन। देखिए सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आपको डिजीज नहीं होता है, लेकिन वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे आपको डिजीज होता है, प्लांट में डिजीज होता है, एनिमल में डिजीज होता है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम पैथोजन कहते हैं। तो ये टर्म आप याद कर लीजिएगा, पैथोजन किसको कहते हैं। स्टूडेंट, पैथोजेंस इंटर्स द बॉडी। पैथोजन जो है वो हमारे बॉडी में इंटर कैसे कैसे करते हैं, तो देखिए एयर के माध्यम से इंटर करेगा, जब हम सांस लेंगे, ठीक है, इनहेलेशन होगा, रेस्पिरेशन होगा, तो क्या होगा, एयर के माध्यम से हमारे बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर कर सकता है इसमें। या फिर हम पानी पीते हैं, अगर पानी में कंटेमिनेटेड है, दूषित है, तो उसके माध्यम से भी आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंटर करेगा। आप खाना खाते हैं, आपको बताया गया, आपको पहले ही लाइन में बताया गया, क्या बताया गया कि भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एवरीवेयर, माइक्रो सभी जगह प्रेजेंट है। आप खाना खाइएगा, उसके माध्यम से आपके बॉडी में चल जाएगा, या कोई व्यक्ति इन्फेक्टेड है, उसके संपर्क में आइएगा तब भी चला जाएगा, या इन्फेक्शंस के माध्यम से चला जाएगा, या इन्फेक्टेड एनिमल के माध्यम से भी आपके बॉडी में इंटर कर सकता है। स्टूडेंट्स अब देखिए एक टर्म आता है कम्युनिकल डिजीजेज। देखिए ऐसा डिजीज जो एक सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाता है, ऐसे डिजीज को हम लोग कहते हैं कम्युनिकल डिजीज। फिर से एक बार सुन लीजिए, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं जो सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं, ऐसे डिजीज को हम कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। देखिए माइक्रोबियल फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू, कैसे इंटर करेगा, तो एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, फूड के माध्यम से, फिजिकली टच के माध्यम से इंटर करते हैं। ऐसे डिजीज को हम लोग कम्युनिकल डिजीज कहते हैं। जैसे एग्जांपल है उसका, कोलेरा है, कॉमन कोल्ड है, चिकन पॉक्स है, ट्यूबरकुलोसिस है, ये सब के सब जो डिजीज है वो कम्युनिकेबल डिजीज है। अगर आपको लगता है कि ये सब डिजीज किसी व्यक्ति को हुआ है तो उससे आप दूरी बनाकर रखिए। उसमें जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, या फिजिकली कांटेक्ट के माध्यम से डिजीज सिक पर्सन से हेल्दी पर्सन में जाता है। उसके अलावा भी कुछ इंसेक्ट होते हैं या कुछ एनिमल भी हैं जो उसके कैरियर के काम करते हैं, डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह तक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा देते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई है, अब समझिए इस फ्लो चार्ट के माध्यम से कि हाउस फ्लाई है, सिट ए गार्बेज और एनिमल एक्सक्रेटा, ठीक है, वो गार्बेज पे बैठता है, कचरा पे बैठता है, या एनिमल के एस्टेट पे बैठता है। उस तो पैथोजन, जो पैथोजन होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसके बॉडी में चिपक जाते हैं। फिर वो क्या, हाउस फ्लाई जो होगा अनकवर्ड फूड पे आपके यहाँ बैठेगा, तो वहाँ से फिर क्या हो जाएगा, आप उस फूड को खाइएगा तो वो कंटामिनेटेड फूड आपको बीमार कर सकता है। फिर देखिए फीमेल एनोफिलिस है, मॉस्किटो है, जो कि मलेरिया के पैरासाइट को कैरी करता है। अगर ये आपको काटता है फीमेल एनोफिलिस तो उससे मलेरिया होगा। स्टूडेंट फिर है फीमेल एडिस है, मॉस्किटो है, ये पैरासाइट को कैरी करता है, डेंगू के पैरासाइट को कैरी करता है, और ये अगर काटता है आपको तो आपको डेंगू हो सकता है। स्टूडेंट अब देखिए कुछ प्लांट डिजीजेस के बारे में है कि देखिए प्लांट डिजीज है साइट्रस कैंकर, ये किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण होता है। ये ट्रांसमिट कैसे होगा, एयर के माध्यम से होगा। रस्ट ऑफ व्हीट है, ये क्या माइक्रोजम फंजाई के कारण होता है, और ये आपके बॉडी में या वहाँ गेहूँ तक आपके बॉडी में क्या प्लांट डिजीज है तो आप तो इससे वंचित है, तो एयर के माध्यम से, सीड के माध्यम से पहुंच जाएगा। या फिर एक है येलो वेन ऑफ द मोजैक ऑफ भिंडी, ये वायरस के कारण होता है, और इंसेक्ट के माध्यम से एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच जाता है। स्टूडेंट ये आप जरूर याद रखें क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। देखिए स्टूडेंट्स अब कुछ ह्यूमन डिजीज है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, ये किसके कारण होता है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है, और ये कैसे ट्रांसमिट होगा, तो एयर के माध्यम से ट्रांसमिट होगा। दूसरा है मिसल्स, ये डिजीज ह्यूमन डिजीज है, ये वायरस के कारण होता है और ये ट्रांसमिट होगा आपके एयर से।
तीसरा स्टूडेंट्स चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस के कारण होता है और एयर और फिजिकल कॉन्टैक्ट के माध्यम से आपके बॉडी में ट्रांसमिट होगा। फोर्थ है पोलियो। पोलियो जो है वायरस के कारण होता है और ये ट्रांसमिट होगा एयर से और कॉन्टैक्ट से स्टूडेंट्स। फिफ्थ है कोलरा। कोलरा जो होता है बैक्टीरिया के कारण होता है और ये कंटामिनेटेड वाटर और फूड से होता है स्टूडेंट्स। उसके बाद है देखिए 6 है टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है और ये आपको टाइफाइड जो है ये वाटर कंटामिनेटेड वाटर के से आपके बॉडी को इन्फेक्टेड करेगा। फिर है 7 में हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस ए स्टूडेंट ये वायरस से होता है और ये भी वाटर के माध्यम से, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका वाटर स्टूडेंट्स। और लास्ट है मलेरिया, ऊपर भी आप पढ़ के आए, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ से होता है और मॉस्किटो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अगला जो पॉइंट है वो है फूड पॉइजनिंग। स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग कुड बी ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय द सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए फूड जब होता है 1-2 दिन लेट हो जाता है या फूड किसी भी तरह से इन्फेक्टेड हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और तब आप उस इन्फेक्टेड फूड को, सड़े हुए फूड को आप खाते हैं तो आपको फूड पॉइजनिंग होता है स्टूडेंट। अब ये फूड पॉइजनिंग अक्सर हो जाता है, समूह में खाना वाना आदमी खाता है, 1-2 दिन का बना हुआ पहले का खाना खा लेता है आदमी, तो उस समय क्या हो जाता है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक होता है और वो स्पॉइल्ड हो जाता है, फिर उसको आप खाते हैं तो फूड पॉइजनिंग होता है। तो आखिर फूड पॉइजनिंग हो रहा है तो फूड को कैसे बचाना है, कैसे प्रिजर्व करना है, इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रिजर्वेशन। इसलिए फूड को कैसे बचाइएगा स्पॉइल्ड होने से, खराब होने से। तो पहला है कि केमिकल मेथड से आप उसको बचा सकते हैं। जो केमिकल, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, सोडियम बेंजोएट है और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड है। ये कॉमन प्रिजर्वेटिव है जो कि आपके फूड को स्पॉइल्ड होने से, खराब होने से बचाता है। दीज आर यूज इन, इसको यूज कहाँ करते हैं तो जैम में और एक्वेसेस के प्रिजर्वेशन में हम इसको यूज करते हैं। दूसरा है कि दूसरा कैसे बचाइएगा तो कह रहे हैं प्रिजर्वेशन बाय द कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट जो आप उसको खाते हैं, कॉमन साल्ट का हम यूज करते हैं मीट को स्पॉइल्ड होने से बचाने में, फिश को, पिकल्स को, ये सबको क्या करते हैं हम लोग खराब होने से बचाते हैं। किसके माध्यम से तो साल्ट के माध्यम से। स्टूडेंट्स 3 नंबर जो है वो है आपका प्रिजर्वेशन बाय शुगर। ठीक है, शुगर के माध्यम से हम उसको बचाते हैं फूड को। कह रहे हैं जैम्स है, जेलीज है, स्क्वैश है, प्रिजर्व बाय द शुगर। कैसे करते हैं तो जैसे शुगर है, जैसे उसमें शुगर ऐड कीजिएगा तो वो क्या करेगा, मॉइस्चर को क्या कर देगा, कम कर देगा। अब मॉइस्चर को कम करेगा तो जो मॉइस्चर कम हो जाएगा तो उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ न के बराबर होगा और नहीं होगा और फूड आप बचा सकते हैं खराब होने से, स्पॉइल्ड होने से। अब देखिए चौथा जो प्रोसेस है प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर। तेल और विनेगर मिलाकर आप क्या कर सकते हैं, फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, खराब होने से बचा सकते हैं। दिस प्रिवेंट्स द स्पॉइलेज ऑफ द पिकल्स, खास करके पिकल्स के केस में, क्योंकि बैक्टीरिया कैन नॉट बी लिव इन द सच एन इन्वायरमेंट। ये विनेगर में और ऑयल में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाएगा, तो आप ऑयल और विनेगर मिला करके आप बचा सकते हैं अपने फूड को। किस तरह का फूड को तो पिकल जिसमें स्पेशल है। कह रहे हैं हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, क्या करते हैं गर्म करके और ठंडा करके भी हम फूड को बचा सकते हैं। देखिए बॉइलिंग किस द मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे आप फूड को बॉयल कीजिएगा तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। और जब टेम्परेचर भी लो रहता है तो भी उस कंडीशन में माइक्रोब्स ग्रो नहीं करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों आप यूज करके फूड को बचा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं अपने घरों में कि फूड को खराब होने से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं, फ्रिज में रख देते हैं, डिफ्रीजर में रख देते हैं, या फिर उसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, पॉस्चराइजेशन। देखिए पॉस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट द फ्री फ्रॉम द हार्मफुल माइक्रोब। देखिए जो पॉस्चराइज्ड मिल्क है उसको बिना बॉयल किए भी आप कई दिनों तक उसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो हार्मफुल माइक्रोब से फ्री होता है। देखिए क्या करते हैं पॉस्चराइजेशन में, हम मिल्क है उसको हीट करते हैं, कितना डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर, कितना देर तक, 15 से 30 सेकंड है, इसको हीट करेंगे। अब 15 से 30 सेकंड में सडन उसको क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे और फिर उसको स्टोर कर देंगे। तो देखिए एक बहुत तेजी से हीट हुआ 70 डिग्री पे, तो इसको हीट कर दिए और सडन इसको जैसे क्या किए, चिल किए 15 से 30 सेकंड के अंदर, तो फिर क्या हो गया, कंडीशन उसके लिए एकदम कोल्ड हो गया। और पहले हीट था 70 डिग्री, तभी ग्रो नहीं कर पाएगा। और फिर क्या हुआ, बहुत सडन उसको चिल कर दिया, फिर भी चांस नहीं मिला उसको ग्रो करने का, फिर उसको स्टोर कर देते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम पॉस्चराइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस को डिस्कवर किए थे लुईस पास्चर, उसी के नाम पर हम लोग क्या कहते हैं, इसको पॉस्चराइजेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। छठा है और लास्ट है स्टोरेज एंड पैकिंग। देखिए स्टोरिंग द फूड इन एयर टाइट पैकेट। क्या कीजिए, आप फूड को एयर टाइट पैकेट में पैक कर दीजिए,
ताकि एयर नहीं रहेगा तो ट्रांसमिशन का और माइक्रोऑर्गेनिज्म का इंटर करने के चांसेस खत्म हो जाएंगे, और इस तरह से जब चांस खत्म हो जाएगा, माइक्रोऑर्गेनिज्म आएगा नहीं तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का अटैक नहीं होगा और फूड आपका सुरक्षित रहेगा स्टूडेंट। अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए स्टूडेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन किसको कहते हैं? कह रहे थे प्रोसेस है, नाइट्रोजन फिक्सेशन एक प्रोसेस है जिसमें कन्वर्जन होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के। देखिए आपको पता है नाइट्रोजन 78% एटमॉस्फेयर में, लेकिन उसका डायरेक्ट यूज कर पाना संभव नहीं है प्लांट के लिए, ठीक है। तो क्या करता है कि इस नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है एक प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को हम कन्वर्ट कर देते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन कंपाउंड में, और तब उसको प्लांट और एनिमल यूज कर लेता है। इसी चीज़ को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। देखिए नाइट्रोजन जो है इसेंशियल एलिमेंट है, बहुत जरूरी एलिमेंट है सभी जीवों के लिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल कंपोनेंट है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड बनाने का। यानी नाइट्रोजन से ही प्रोटीन का निर्माण होता है और न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है, जो हम लोगों के लिए और प्लांट के लिए और एनिमल के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट लास्ट जो टॉपिक है वो है नाइट्रोजन साइकिल। स्टूडेंट्स आपके बुक में नाइट्रोजन साइकिल बना हुआ है, आप इसको लिखने के बाद बुक से उस फ्लो चार्ट को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। और द नाइट्रोजन साइकिल इज द प्रोसेस, नाइट्रोजन साइकिल एक प्रोसेस है जहां नाइट्रोजन मूव्स करता है बिटवीन एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में, और वो यूजेबल हो जाता है लिविंग थिंग्स के लिए। इस तरह से ये चैप्टर खत्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।